प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि आपको पता है, मैं 2024 राजीव अंसाल्ड पेपर रसायन विज्ञान कक्षा 12 का हल करा रहा हूं स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपके लिए स्टूडेंट सेट नंबर 2 में जो है यहां से चार का खातक करा चुका था स्टूडेंट, जो क्वेश्चन में है। तो आज हम चलेंगे चार का घा से कि चार का घा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं बिना ही देरी किए। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा कह रहा है चार का घा 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया जिसका अणुभार है 60 के 5% वेट बाई वॉल्यूम जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। आर का मान हमारा दिया हुआ है 0.0821 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये हमारे पास आर का मान दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर कि जो परासरण दाब का सूत्र होता है वो क्या होता है स्टूडेंट। तो देख सकते हैं हमारे पास ये परासरण दाब का सूत्र होता है P बराबर nRT/V। और स्टूडेंट, या हम इसे n बराबर हम जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार। तो n बराबर भार बटे अणुभार n की जगह रख देंगे और RT/V हमारा ऐसा ही रहेगा। तो R का मान हमारे पास दिया हुआ है। टी का मान स्टूडेंट हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस है। हम इसे केल्विन में बदलेंगे क्योंकि हमें केल्विन में बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, हमें इसको जब हम टी का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करेंगे। जब 273 जोड़ेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, 27 और 273 300 केल्विन हो जाएगा। तो टी का मान हमारा आ जाएगा 300 केल्विन। और हमें स्टूडेंट क्या चाहिए, आर का मान दिया है, टी का मान मिलेगा। अब डब्लू का मान हमारे पास स्टूडेंट 5 कितना है, डब्लू का मान 5 है स्टूडेंट। तो डब्लू का मान हमारे पास कितना है, 5 ग्राम है। ठीक है, क्योंकि यूरिया विलेय है, विलेय का भार दिया हुआ है 5 ग्राम। और स्टूडेंट हमारे पास क्या है, आयतन भी दिया हुआ है। क्या है आयतन, 100 है, 100 ml। आयतन कितना स्टूडेंट, 100 ml। जब स्टूडेंट परसेंटेज वाली बात हो तो वहाँ पर 100 ml आप मान लेंगे। आयतन आयतन कितना है, 100 ml हमारे पास। जब इसे ml को हम मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे तो आप 1000 का भाग लगाएंगे। जब आप 1000 के इसमें भाग लगाएंगे तो 0.1 लीटर आपका बदल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर मिलीलीटर को हमने लीटर में बदला तो 1000 का भाग लगाया तो कितना आया, 0.1 लीटर। तो आयतन V का मान कितना होगा, 0.1 लीटर। और हमारे पास अणुभार मोलिकुलर वेट हमारे पास M का मान दिया है स्टूडेंट कितना, 60 दिया हुआ है। तो हमें सभी के मान हमें पता चल गए हैं। हम यहाँ पर पुट कर देंगे स्टूडेंट। तो P बराबर nRT होता है अपान V। तो P बराबर हमें पता है n बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो हमने यहाँ पर ये सूत्र निकाल लिया है। तो आपको क्या रखना है स्टूडेंट, W का मान रख देना, कितना है 5 है। तो 5 रख देना है। M का मान कितना है स्टूडेंट, M का मान 60 है तो आपको 60 रख देना है, गुणे R का मान कितना है स्टूडेंट, R का मान हमें दिया हुआ है, R का मान आपको पुट कर देना है। T का मान कितना है स्टूडेंट, 300 केल्विन तो आपको रख देना है। V का मान कितना है, 0.1 हमारे पास इतना दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, सीधे से आपको क्या करना है कि यहाँ पर 5 से 12 काट दे, 12 पंचे 60, 1/12 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है, ये जब पॉइंट हटाएंगे स्टूडेंट, जब ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर बढ़ा लेना, तो ये पूरा खेल खत्म हो जाएगा इसका। ठीक है, और जब 3 जीरो यहाँ पर हो जाएंगे, 3 जीरो यहाँ पर खा जाएगा दशमलव, तो दशमलव हमारा यहाँ आ जाएगा। तो फिर 3 का गुणा इसमें कर देंगे, अब 12 का भाग लगा देंगे। तो फाइनली हमारा आंसर इतना आ जाए, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, P बराबर 20.52 ATM, यानी कि मतलब वायुमंडल। ठीक है स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। तो प्रेशर हमारा कितना आ जाएगा, वाह यानी परासरण दाब आ जाएगा स्टूडेंट 20.52 ATM वायुमंडलीय दाब। ठीक है, इतना हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, 5वें का हमारा क्या कह रहा है, डी ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यही कह रहा है ना कि जो हमारे पास डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी 4 विशेषताएं बताना है। तो नंबर 1 डाल करके लिखना स्टूडेंट। उत्तर में नंबर 1 है हमारे पास, जो हमारे पास डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो संकर आयन बनाते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, ये संकर आयन बनाते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या स्टूडेंट, ये रंगीन लवण बनाते हैं। कौन, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं। आपको छोटी छोटी विशेषताएं आपको लिख देना है।
और क्या होती है इनकी विशेषताएं कि ये अनुचुंबकीय गुण भी दर्शाते हैं स्टूडेंट। कैसे गुण दर्शाते हैं? ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो लौह चुंबकीय होते हैं, यानी मतलब ये लौह तत्व होते हैं। जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो धात्विक गुण भी दर्शाते हैं। तो अगर धात्विक गुण दर्शाते हैं स्टूडेंट तो वो अनुचुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। कौन? जो हमारे पास डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, यानी मतलब चुंबक की तरफ क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए हम कह देते हैं ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। प्रतिचुंबकीय नहीं। प्रतिचुंबकीय गुण हमारा कौन दर्शाता है? जो जिंक होता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि बाकी जो हमारे पास जैसे तत्व मान लीजिए, जैसे मैग्नीज है हमारे पास है, आयरन है, कोबाल्ट है, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय गुण दर्शाया करते हैं। ठीक है, क्योंकि चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। और प्रतिचुंबकीय कौन होते हैं? जो यानी चुंबक से दूर भगते हैं, तो वो हमारे प्रतिचुंबकीय होते हैं, जैसे हमारे पास जिंक होता है। ठीक ठीक है ना। और स्टूडेंट इसकी विशेषता चौथी क्या है? ये उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं। ये हमारी चौथी विशेषता हो गई कि ये उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं। कौन? जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से स्टूडेंट? सब यानी स्कैंडियम, ठीक है, और जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, टाइटेनियम हो गया, वैनेडियम हो गया, और क्रोमियम हो गया हमारे, ठीक है ना, निकिल हो गया, बहुत सारे तत्व होते हैं। ठीक है, यानी मतलब 20 से लगाकर जो हमारे आप 30 तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि 30 तक आपको बहुत काम देंगे। ठीक है, 20 से 30 तक होते तो हैं। और तो इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट कि जो अन्य विशेषता है, अगर आपको अन्य विशेषताएं भी 2 याद रखना है तो ये हमने नोट में 2 विशेषताएं और लिख कर रख दिया है, क्योंकि 4 विशेषताएं कह रहा था, आपको 4 विशेषता याद रखना है। और जो हमारे पास कुछ विशेषताएं हैं कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कौन? जो डी ब्लॉक के तत्व, यानी कि मतलब बदल बदल के क्या करते हैं? अपनी ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करते हैं। कौन? जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, यानी कि मतलब इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है डी ब्लॉक तत्वों के, कोई फिक्स नहीं होती इनकी ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है स्टूडेंट। जैसे मान लो हमारे पास Fe2O3 है, Fe3O4 है, अगर इसकी आप निकालोगे ऑक्सीकरण संख्या तो दोनों की अलग अलग आएगी। इसीलिए कहते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, यानी परिवर्ती का मतलब बदल बदल के अपनी ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और इनके गलनांक भी कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और इनके क्वथनांक भी आपको इतना याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय स्टूडेंट, 5वें का हमारा ख कह रहा है फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, क्यों? यही कह रहा है स्टूडेंट, जो हमारा फिनाल है वो अम्लीय गुण दर्शाते हैं, लेकिन एथेनॉल नहीं दर्शाते, यानी वो एथेनॉल कैसे होते हैं? उदासीन होता है। क्यों कह रहा है? तो हम चलते हैं। तो उत्तर में सबसे पहले हमें फिनाल के बारे में जानना है, फिर इसके बाद हम एथेनॉल की बात जानेंगे कि एथेनॉल क्यों नहीं, यानी कि मतलब अम्लीय गुण दर्शाता है। ठीक है स्टूडेंट, प्रदर्शित करता है। इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले फिनाल की शुरुआत करते हैं कि जो हमारे पास स्टूडेंट जो फिनाल होता है वो जल के साथ क्रिया करके क्या करता है स्टूडेंट? अपने आयनों में टूट जाता है। क्या होता है? अपने आयनों में टूट जाता है, यानी कि मतलब वो आयनित हो जाता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेंजीन रिंग, और O- चार्ज और H+ त्याग देगा। फिनाल क्या कर देगा? H+ त्याग देगा। तभी ना हमें पता चलता है कि अम्लीय गुण दर्शाता है, जब H+ निकल जाता है। या तो आप कर सकते हैं कि स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर OH है, H2O के साथ आप क्रिया कराएंगे तो H3O+ भी कोई कोई लिख देता है। जैसे क्या कर देंगे, यहाँ पर हम जो है इसकी क्रिया इसके साथ कराएंगे तो कोई कोई ये भी लिख देता है H3O+4 भी ऐसे लिखा मिल सकता है आपको। हमने यहाँ पर क्या किया, अपने आयनों में ही तोड़ दिया है H+ में। अगर इसी H+ को इसके साथ देना हो तो यह क्या बन जाएगा? H3O+ भी बन जाएगा। आपको ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, आप ऐसे भी से कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये हमारे पास जो बन गया ये क्या है? ये फिनाक्साइड आयन है। ये क्या आयन ही तो है। तो कैसा आयन है? ये फिनाक्साइड आयन है स्टूडेंट। ये हाइड्रोनियम यानी हाइड्रोजन का आयन है स्टूडेंट ये। और देख सकते हैं कारण क्या है स्टूडेंट? कारण है कि अम्लीय गुण दर्शाता। क्या कारण है? तो कारण आपको लिखना है, फिनाल को जल में घोलने पर H+ आयन देता है। बिल्कुल देता है। हमने यहाँ पर दिखाया है कि फिनाल जब घुला है जल में तो कैसा आयन देता है? H+ आयन, तथा फिनाक्साइड आयन देता है। H+ आयन भी दिया है और फिनाक्साइड आयन भी यहाँ पर बनाया है जल में जब घोला गया। ठीक है स्टूडेंट। और आयन देता है जो अनुनाद के कारण स्थायी होता है। ये क्या होता है स्टूडेंट? ये अनुनाद होने का, यानी अनुनाद की संरचना भी दर्शाते हैं। कौन? जो हमारे पास फिनाल होते हैं इनमें अनुनादी गुण भी पाया जाता
होता है। तो ये फिनाल, ये जो फिनाल है जो अनुनाद के कारण क्या करता है, स्थायी होता है, इसीलिए फिनाल अम्लीय गुण यानी कि मतलब फिनाल अम्लीय होते हैं। तो आपको क्या लिखना है कि जब हम फिनाल को जल में घोलते हैं तो वह H+ आयन और फिनाक्साइड आयन देता है। ये फिनाक्साइड आयन है देता है, जो क्या करते हैं, अनुनाद के कारण स्थायी होता है। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये बहुत ही स्थायी होता है यानी स्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए फिनाल अम्लीय होते हैं। आपको अगर देखना ही है कि फिनाल अम्लीय गुण दर्शाता है तो आपने देख लिया है कि जो H+ निकालते हैं यानी कि मतलब वो अम्लीय गुण दर्शाते यानी प्रदर्शित करते हैं। तो फिनाल ने यहाँ H+ त्याग दिया यानी कि मतलब कैसा है, ये अम्लीय है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं एथेनॉल की खासियत क्या है स्टूडेंट। तो हमें एथेनॉल के बारे में जान लेना है। देखिए यहाँ पर कि जो हमारे पास एथेनॉल होता है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, C2H5OH, जबकि फिनाल का कैसा होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ये क्या है, फिनाल है। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH होता है। इसमें मीठी गंध होती है, किसमें, एथेनॉल में। यह जल में विलेय है। जो एथेनॉल होता है वो जल में कैसा होता है, विलेय हो जाता है, यानी मतलब उसमें सोलुबल होता है, घुल जाता है, कौन, एथेनॉल, ठीक है। इसका उपयोग पेय पदार्थ के रूप में भी करते हैं, यानी कि मतलब इसका उपयोग किस में, पीने के उस पदार्थ के रूप में भी करते हैं। आपने अल्कोहल पिया होगा, उसमें क्या होता है स्टूडेंट, एथेनॉल होता है। तमाम जो हमारे क्या होते हैं, ठीक है, तो ये पेय पदार्थ होते हैं। और इसके बाद आपको इसका इसका क्या होता है स्टूडेंट, इसका गलनांक कितना होता है, 156 केल्विन, तथा क्वथनांक कितना होता है, 351 केल्विन होता है। आपको अगर स्टूडेंट ये गलनांक और क्वथनांक आपको ना याद हो तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। मैंने आपके लिए लिख दिया है, शायद आपको याद हो जाए तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत पूछे भी जाते हैं कि जो हमारे पास एथेनॉल क्वथनांक कितना होता है, गलनांक कितना होता है। आपको ध्यान रहे तो आप याद भी कर लीजिएगा, ना ही याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये हमारे पास मेन पॉइंट है, ये हमारा क्या है, मेन पॉइंट है, इसका आंसर मेन पॉइंट है ये, ठीक है। तो मेन पॉइंट हमारा क्या है कि इसका यानी कि मतलब जो हमारे पास ये इसका मेन पॉइंट क्या है कि ये हमारा क्या है, यानी कि मतलब अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। अम्लीय गुण अगर प्रदर्शित नहीं करता है यानी कि मतलब उदासीन है, तो क्या स्टूडेंट, इसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है, जो हमारे पास एथेनॉल होता है, अगर इसे आप लिटमस पत्र में डालेंगे तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो अर्थात कैसा होगा, ये उदासीन होगा। अगर उसमें कोई प्रभाव पड़े, जैसे लाल हो जाए स्टूडेंट, ठीक है ना, तो अगर यानी कि मतलब उसमें कोई प्रभाव पड़ा है, अगर यानी कि मतलब कुछ प्रभाव ना पड़ता तो क्या होता है स्टूडेंट, कैसा है, भी है, उदासीन है। तो अगर हम इसे किस में डालते हैं, लिटमस पत्र में डालते हैं, तो अगर इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो समझ लो कैसा है, हमारे पास एथेनॉल उदासीन होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ यानी कि मतलब जल की तरह होता है, कैसा होता है, जल की तरह। जल भी हमारा उदासीन होता है और एथेनॉल भी हमारा उदासीन है। अगर उदासीन है स्टूडेंट, क्यों उदासीन है, क्योंकि हमने इसे जो है लिटमस पत्र में डाला है, तो कोई कंडीशन नहीं निकली है हमारे यहाँ कि यानी मतलब कैसा होगा, इसका कलर कैसा नहीं होगा। जो लिटमस पत्र अगर उसका कलर वैसे ही है, यानी कि मतलब उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट की कैसा, ये उदासीन है। अगर उसमें कोई प्रभाव पड़ता तो हम बताते कि अम्लीय है कि क्षारीय है। अगर उसमें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है तो कैसा है, ये उदासीन है स्टूडेंट, ठीक है। आप याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं प्री स्टूडेंट 5 का गा कह रहा है हमारा, 5 का गा का पहला कह रहा है CH3 CH2O CH2 CH2 CH3 का आयुपेशी नाम लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। तो हम सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनेंगे। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ से आप गिनती करेंगे तो 1 2 ही कार्बन मिलेंगे। आप कहाँ से गिनती करेंगे, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से भी आपको कितने कार्बन, 3 4 1 2 3। तो कहाँ से हमें लंबी श्रृंखला मिल रही है, तो ये इसमें ज़्यादा है कार्बन और इसमें क्या है, कम है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो हमारे पास क्रियात्मक समूह ये क्या है, एल्कोक्सी, यानी कि मतलब एल्कोक्सी नहीं है, ये एल्कोक्सी आप कह सकते हैं, मगर ये एल्कोक्सी है। एल की जगह हमारे पास क्या है, एथ है, क्या है, एथ है। यानी कि मतलब क्या हो जाएगा, इसका नाम एथॉक्सी, क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। अगर ये ना होता यानी कि CH3O होता तो आप कहते हैं मेथॉक्सी, क्योंकि एक कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ, और ये क्या है स्टूडेंट, ऑक्सी, तो क्या हो जाता है, मेथॉक्सी। मगर यहाँ
हमारे पास क्या है, CH3CH2, ये 2 कार्बन है, तो इसे बोलेंगे एथॉक्सी मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड हर जगह कैसे बॉन्ड दिखेंगे, सिंगल बॉन्ड दिखेंगे। आपको कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, तो कैसा हो जाएगा, प्रोपेन, यानी एन आ जाएगा। अगर कहीं डबल बॉन्ड लगा होता तो प्रोपीन नाम हो जाता, ध्यान रखिएगा। तो हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा, इतने का नाम लिखेंगे आप एथॉक्सी और इतने का नाम लिखेंगे आप प्रोपेन। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास 5 का घा का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 0.1 m यूरिया तथा 0.1 m NaCl विलयन में किसका परासर दाब अधिक होगा, और कारण स्पष्ट कीजिए कि क्यों। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आप उत्तर डालकर सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारे पास NaCl है ये आयन, यानी आयन में टूटता है कि नहीं टूटता आयनों में। तो जो हमारे पास NaCl है तो Na+ और Cl- में टूट जाता है, यानी टोटल आयन कितने हैं, एक ये तो 2 आयन है कि नहीं, आयन कितने हैं, 2 आयन हैं। जबकि जो हमारे पास यूरिया होती है, ये क्या यूरिया आयनन नहीं होती है, यानी यूरिया क्या है, आयनन नहीं, यह यूरिया जो होती है वो अपने आयनों में नहीं टूटती है। इसका सूत्र भी आप याद रखिए, क्या होता है, NH2O NH2, यानी NH2CO NH2, इसका सूत्र क्या होता है, यूरिया का होता है NH2CO NH2। आप ये भी याद रखिएगा, ये किसका सूत्र है, यूरिया का सूत्र है। यूरिया जो स्टूडेंट ये अपने आयनों में नहीं टूटती है, ध्यान रखिएगा। और यही कारण होता है स्टूडेंट कि इसका जो है परासर दाब अधिक होता है और इसका परासर दाब कम होता है, कारण यही है मेन। अगर आप सीधे से अगर समझना चाहें कि जो हमारे पास NaCl है वो जल में घोलते हैं तो अपने आयनों में टूट जाते हैं Na+Cl- में, जबकि हम यूरिया को अगर घोलें तो वह आयनों में नहीं टूटती, यानी आयन नहीं है। यही कारण है कि जो हमारे पास NaCl है इसका परासर दाब अधिक होता है और यूरिया का परासर दाब नहीं होता है। ठीक है ना, यही आप याद रख सकते हैं। मगर आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि परासर दाब जो होता है वो अणुसंघ गुणधर्म का उदाहरण है। आपने याद रखा भी होगा, पढ़ा भी होगा आपने कि जो हमारे पास यानी अणुसंघ गुणधर्म क्या है, तो इसमें विलयनों के वो गुणधर्म, यानी कि मतलब मैं इसकी परिभाषा भी बता दे रहा हूँ, अणुसंघ गुणधर्म कौन है, कि विलयनों के वे गुणधर्म जो स्टूडेंट अणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कौन, जो अणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं वो क्या होते हैं, अणुसंघ गुणधर्म कहलाते हैं। यानी कि विलयनों के वे गुणधर्म जो स्टूडेंट अणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं वो क्या होते हैं, अणुसंघ गुणधर्म। तो ठीक है ना, तो तथा अणुसंघ गुणधर्म अणुओं या आयनों की संख्या क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अतः यही कारण है कि 0.1 m NaCl का जलीय विलयन अधिक परासर दाब प्रदर्शित करेगा जबकि यूरिया का नहीं, कारण यही होता है स्टूडेंट मेन। ठीक है ना, आप इसका अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, 5 का घ कह रहा है हमारा, एथेनेमीन से निम्नलिखित को होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल रासायनिक समीकरण हमको लिखना है। तो क्या करना है, एथेनेमीन के नंबर 1 इसके साथ है, यानी वह NaNO2 प्लस तनु हमारे पास डाइल्यूट HCl के साथ करना है, हमें क्रिया करना है, यानी वो रासायनिक समीकरण लिखना है इसके साथ करा करके। और दूसरा हिंसबर्ग अभिकर्मक, यानी वो हिंसबर्ग रिएजेंट से भी कराना है। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखना है। तो उत्तर डाल करके नंबर 1 पहला हम इसका लिखेंगे। तो एथेनेमीन का सूत्र होता है स्टूडेंट C2H5NH2। क्या होता है, C2H5NH2। इसे IUPAC में एथेनेमीन कहते हैं। और स्टूडेंट इसका जो साधारण नाम है क्या है, एथिलेमीन। यह भी याद रखिएगा, इसका और एक नाम क्या है, एथिल एमीन भी नाम है। जब क्या करेंगे, तनु HCl और NaNO2, या इसे आप ऊपर रख सकते हैं, इसे नीचे रख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसे आप ऊपर रख सकते हैं NaNO2 को, और तनु HCl को नीचे भी रख सकते हैं, बात एक ही है। जब ये इसके साथ क्रिया करेगा स्टूडेंट तो सबसे पहले हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा C2H5N2Cl। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, एथिल डाईएजोनियम
क्लोराइड क्या बन जाएगा, एथिल डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा स्टूडेंट। ये हमारे पास इसका नाम हो जाएगा, प्लस और माइनस है हमारे पास। ध्यान रखिए जब इसका हम जल अपघटन कराएंगे स्टूडेंट, जब इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, जो हमारे पास नाइट्रोजन गैस है ये पहले बाहर हो जाएगी नाइट्रोजन गैस। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, जो हमारे पास जल होता है H और OH में टूटा करता है, यानी कि मतलब जल कैसा होता है, जो जल हमारा होता है स्टूडेंट वो कैसा टूटा करता है, H प्लस में अलग टूटेगा, OH माइनस में अलग टूटा करता है। ध्यान रखिए कैसे टूटता है, जो हमारा जल होता है वो H प्लस और OH माइनस में टूटा करता है। ठीक है, तो H प्लस हमारे किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा स्टूडेंट, किसके पास जाएगा, जो हमारा H प्लस है वो जाएगा क्लोरीन माइनस के पास, तो क्या बना देंगे, HCl बना देंगे स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और OH माइनस किसके पास जाएगा, फिर C2H5 के पास, तो क्या बन जाएगा C2H5OH, जिसका नाम है एथिल एल्कोहल। ये हमारा समीकरण है। अथवा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अथवा हमारे पास इसी को जो अथवा डायरेक्ट कर सकते हैं, C2H5NH2 है, HCl प्लस NaNO2 के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट, C2H5OH बन जाएगा, NaCl, और यहाँ पर हमारे पास पानी अलग हो जाएंगे। ठीक है, आपको बस चाहे इतना कर दो या आप इतना कर दो, बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो हमारे पास एथिलेमीन है एक तरफ, एथेनेमीन जिसे कहते हैं, एक तरफ हमारे पास क्या हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है, इसका नाम एक नाम और स्टूडेंट हिंसबर्ग अभिकर्मक तो इसे कहते हैं, मगर इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये भी आप याद रखिएगा, इसे हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक भी कहते हैं, इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जब इसके साथ क्रिया करेगा स्टूडेंट तो ये क्लोरीन है, यहाँ से एक H प्लस निकलेगा और एक H प्लस इसे पकड़ क्या बना देगा स्टूडेंट, यहाँ से बना देगा HCl, क्या बना देगा, HCl बना देगा, और पूरा का पूरा जो कंपाउंड है इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा C6H5SO2, और ये हमारे पास N और एक H बचा है यहाँ पर HC2H5, यही तो बचा है पूरा, क्योंकि यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ से एक हाइड्रोजन HCl निकल गया स्टूडेंट। ये इतना पूरा बन गया है सूत्र। या आप अथवा ऐसा भी कर सकते हैं कि इसकी जगह आप बेंजीन रिंग बना सकते हैं। ठीक है, बाकी वही है, S है और हमारे पास 2 ऑक्सीजन स्टूडेंट और एक क्लोरीन है, और हमारे पास क्या एथिल एमीन है। ठीक है, अब यहाँ से क्या सा कर सकते हैं, ये डबल बॉन्ड है इसलिए लगा स्टूडेंट क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया गया है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जो ऐसे करके ये जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन को पकड़ करके क्या बना देगी, हाइड्रोजन को पकड़ के HCl बना देगी स्टूडेंट, और पूरा का पूरा कंपाउंड इसके साथ जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिए, ये ऐसे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा स्टूडेंट, इसका नाम क्या बन जाएगा, एन एथिल, यानी N नंबर में क्या हमारे पास है, एथिल है, N एथिल। और क्या स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या बेंजीन, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा पूरा, ये हमारे पास जो आपको दिख रहा है ये क्या है, सल्फोनेमाइड। ये क्या स्टूडेंट, सल्फोनेमाइड। आपको नाम कैसे लिखना है, जो हमारे पास N है, N में क्या है, नाइट्रोजन के साथ कौन कौन जुड़े हैं, ये हमारे पास एथिल है, ये क्या है, एथिल है, तो N एथिल, ये N एथिल, क्योंकि एथिल में क्या स्टूडेंट, एथिल सबसे पहले लिखेंगे N एथिल, और इसके बाद ये हमारे पास क्या स्टूडेंट, बेंजीन सल्फोनेमाइड। पूरा नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनेमाइड इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा सूत्र है ये परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा बार पूछी जाती है ये दोनों ही अभिक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय स्टूडेंट, छठवें का हमारा कह रहा है डी ग्लूकोज का, यहाँ पर ग्लूकोज भी लिखा हो सकता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो डी ग्लूकोज का संरचना सूत्र तथा IUPAC नाम लिखिए। कैसे सिद्ध कीजिएगा कि ग्लूकोज के अणु में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। ठीक है, तो आपको उत्तर डाल लेना है। सबसे पहले हम डी ग्लूकोज का संरचना सूत्र बनाएंगे। तो डी ग्लूकोज का संरचना सूत्र क्या है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, इसमें एल्डिहाइड यानी वो क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड है। इसके बाद क्या करना, सबसे पहले आपको 6 कार्बन लिख लेना है, और एक OH जो है आपको ऐसे लिख देना है,
है, चाहे ये OH आप यहाँ कर दें, ठीक है स्टूडेंट, चाहे यहाँ कर दे चाहे यहाँ कर दे, एक OH यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में आपको रखना है, राइट साइड में पूरे के पूरे OH बाकी बना देना है। क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास LD यानी ग्लूकोज की संरचना होती है वो होती है CHO और COHH, यानी C के यहाँ पर कैसा H और यहाँ पर OH। इस OH के बता दूं ना, इस OH के विपरीत हमेशा हाइड्रोजन होता है, ध्यान रखिएगा, और H के विपरीत हमेशा OH, और OH फिर H, OH और H, लास्ट में क्या होता है CH2OH, लास्ट में हमारे पास CH2OH होता है और ऊपर हमारे पास क्या होता है CHO। ये बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। और इसका नाम क्या, डी ग्लूकोज, क्या नाम इसका, डी ग्लूकोज। अगर एग्जाम में आ जाए D प्लस ग्लूकोज तब भी इसका स्ट्रक्चर यही होगा। अगर कह दे कि L ग्लूकोज का सूत्र बताइए तो स्टूडेंट इसको आप उल्टा कर दीजिएगा, इसको क्या कर दीजिएगा, उल्टा, यानी जितने OH यहाँ है उतने यहाँ कर दीजिएगा, जितने OH यहाँ वहाँ कर दीजिएगा, यानी वह इसे इतने पार्ट को जो है पूरा का पूरा आप उल्टा कर देंगे तो हमारा किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, L ग्लूकोज का बन जाएगा। मगर इसे हमने इस जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है डी ग्लूकोज का, तो इसीलिए दाहिने साइड में OH की संख्या ज़्यादा ही होगी, ठीक है। और इसका IUPAC नाम क्या है स्टूडेंट, तो हम गिनती गिनते हैं, जो हमारे पास CHO क्रियात्मक समूह या सारणी में ऊपर होता है तो गिनती यहीं से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन कितने, 6। अब हमें यहाँ से देखना है कि OH कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। एक तो ये हमारे पास OH दूसरे नंबर में लगा है, एक तीसरे नंबर में ये लगा है, एक चौथे में लगा, एक पाँचवें में, एक छठवें में। तो टोटल हमारे पास दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठवें में OH लगे हैं। कितने OH है स्टूडेंट, 5 OH हैं। तो कहाँ किस किस जगह में लगे हुए हैं, तो पहले दूसरे में, तीसरे में, चौथे, पांचवें, छठवें। कितने OH है, 5। तो 5 को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट, पेंटा। OH को क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी, तो पेंटा हाइड्रोक्सी। और स्टूडेंट 6 कार्बन है, और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, अल, ये क्या है, अल, यानी कि मैं इसे आप क्या लिखेंगे, अल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनल, क्या हो जाएगा, हेक्सेनल। अगर OH होता है हेक्सेनॉल हो जाता है, मगर एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, नल लिखते हैं, अल। लास्ट में एल्डिहाइड के नाम लिखते समय क्या आता है, अल, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेनल हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, कह रहा है सिद्ध कीजिएगा कि ग्लूकोज के अणु में एल्डिहाइड समूह है। तो हम सिद्ध करके बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि स्टूडेंट हमारे पास कैसा है कि हमने यहाँ पर एक अभिक्रिया ली है, क्या ली है, एक अभिक्रिया। यहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या, हाइड्रोजन साइनाइड है, ये क्या, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हम क्रिया कराएंगे तो ये हमारे पास जो H प्लस दिख रहा है, जो हमारे स्टूडेंट जो ग्लूकोज होते हैं, जो एल्डिहाइड होते हैं, ये क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो हमारे पास ग्लूकोज हो या एल्डिहाइड हो या हमारे पास क्या स्टूडेंट, या फ्रैक्टोज हो, ये HCN से क्रिया करके क्या करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया को दर्शाते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। कौन, जो ग्लूकोज है HCN के साथ कैसी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते दर्शाते हैं। देखिए जो H प्लस है वो ऑक्सीजन के पास जाएगा तो क्या बना देगा, OH, और साइनाइड किसके पास जाएगी, इसी कार्बन के पास, तो क्या बना देगा, CN। अब बाकी का सूत्र वही रहेगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में कैसा है, समूह है, यानी मतलब ग्लूकोज में कैसा समूह है, एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, इससे पता चलता है। तो यहाँ पर लिखा है वही, ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है, जो यह सिद्ध करता है कि इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। क्या बनाता है स्टूडेंट, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या नाम इसका, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन नाम है, ध्यान दीजिएगा, इसी से सिद्ध होता है। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमारे पास ये क्या है, ग्लूकोज है, इसकी हम क्रिया करा रहे हैं हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ, NH2OH। ये क्या है, हाइड्रॉक्सिल, ये क्या है, एमीन। इसकी क्रिया जब इसके साथ करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, जो हमारे पास क्या होता है, ये यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, यानी ऑक्सीजन, और ये 2 हाइड्रोजन पकड़ क्या बना देगा स्टूडेंट, पानी बना देगा। क्या बना देगा, पानी, यानी H2O निकल जाएगा, और NOH जो है इसी कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे, N के पास हो जाएगा ऐसा डबल बॉन्ड लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 संयोजकता होती है, यानी 3 जने को जोड़ सकता है, तीन लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड
बॉन्ड तो ये है, एक OH बना लेगा बॉन्ड तो 3 बॉन्ड बन जाएंगे, यानी इसकी पूरा है। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र क्या बन जाएगा, ग्लूकोज यानी ऑक्जिम, ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज ऑक्सिम इसका सूत्र बन जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्जिम। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट। तो क्या करना है आपको, यहाँ से भी पता चलता है कि जो हमारे पास ग्लूकोज है उसमें एक ऐसा क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित है, इससे भी पता चलता है स्टूडेंट। तो आप इसमें भी अगर लिखना हो तो लिख देंगे कि जब ग्लूकोज की क्रिया किसके साथ, हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज ऑक्सिम बनता है। इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित है। ठीक है स्टूडेंट, यही राइट आंसर स्टूडेंट। चलते हैं, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।